ओके जी, आज का टॉपिक है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ और आज हम सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए करवाना चाहता हूँ, जिसे उर्दू में हम हकायात कहते हैं। वैसे उर्दू में जो लफ्ज़ है स्टोरी के लिए वो कहानी यूज़ होती है, लेकिन ऐसी कहानी स्पेसिफिक जिससे हमें कोई रिज़ल्ट समझ आए, कोई रूल समझ आए, कोई नई बात सीखने को मिले, ठीक है? तो उसको हम हकायत कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा अगर कोई उर्दू किताबें वगैरह पढ़ता है तो हकायात सादी या हकायात लुकमान, इसके अंदर जो हज़रत लुकमान थे उन्होंने डिफरेंट नसीहतें की थी अपने जो बेटा है उसको, और वो सारी बातें बहुत नसीहत आमोज़ हैं, सबक आमोज़ हैं। तो यही एक स्टोरी है कि हकायत है कि एक दफ़ा एक बादशाह जो था उसने एक चेस कंपटीशन स्टार्ट किया। आप सब लोग जो है एक चेस से तो वाकिफ़ होंगे कि ये एक पुराने ज़मानों में जो हुक्मरान वगैरह होते थे, ये जो सोचने वाले प्लानिंग करने वाले होते थे, वो ये गेम ज़रूर खेलते थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी कह लें तो जो है वो एक कंसंट्रेट रहती है, और प्लस आप जो है एक कोई भी अगर आप इसके अंदर स्टेप लेते हैं तो आपके जहन में आगे 10 या 15 स्टेप्स वो माइंड के अंदर चल रहे होते हैं कि ये दुश्मन जो है या जो अपोनेंट है वो इस लिहाज से भी चल सकता है। तो अब ये आपके सामने एक जो है चेस बोर्ड है जिसके ऊपर डिफरेंट उसके पीसेस रखे हैं, हर पीस का एक डिफरेंट उसका एक मतलब कह लें वर्किंग रूल होता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सिर्फ ये इम्पोर्टेंट एक बताने लगा हूँ कि चेस जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था पुराने ज़मानों में। हुक्मरानों की ट्रेनिंग करते थे हुक्मरान, ये कह लें शहजादे जो है जिनको हुक्मरान बनाना होता था, उन शहजादों की ट्रेनिंग में ये एक पार्ट ये भी होता था, जैसे उन्हें तलवारबाजी सिखाई जाती थी, तीरंदाजी सिखाई जाती थी, और सियासत के बाकी जो सल्तनत के अमूर थे उनके बारे में थोड़ी बहुत उनको डायरेक्शंस दी जाती थी, तो साथ ये भी करवाया जाता था। और ये जो चेस गेम निकली हुई है ये एक्चुअली चाइनीज़ गेम है गो, उसका एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, सिंपल वर्जन है। हालांकि चेस एक बहुत मुश्किल गेम है, लेकिन वो जो गेम थी चाइनीज़ की वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, और वो लोग वो खेलते थे। तो सीन ये था कि एक दफ़ा एक हुक्मरान ने जो है चेस कंपटीशन स्टार्ट करवाया कि चलो मैं एक शहजादे के लिए अपना एक कोई जो उस्ताद है वो मुकर्रर करना, तो वो ऐसा उस्ताद होना चाहिए जो पूरी सल्तनत में नंबर 1 पे हो। तो उसके लिए उसने क्या किया कि एक चेस कंपटीशन रखा, उसमें एक बंदा भी था, आप दरवेश कह लें। तो वो जो दरवेश था उसने अपने हर अपोनेंट को जीता गया। जैसे कि आपको पता है मुकाबले का एक सिस्टम होता है कि सबसे पहले से 20% है तो 20% आपस में खेलेंगे, और उसमें से 10 बंदे एक लेवल 1 पे चले जाएंगे, फिर वो 10 बंदे आपस में खेलेंगे तो फिर एक वो लेवल 2 पे चले जाएंगे। इस तरह फिर उनमें से 5 बंदे निकलेंगे, फिर 5 में से आगे 2, और 2 से आगे फिर 1। तो वो जो बंदा था दरवेश, जो कि आप उसका नाम एक्स वाई जी रख लें, वो अपने हर कंपटीशन को जीता गया। यानी कि उसने अपने जो जो भी टूर्नामेंट था उसमें कोई एक जो कहते हैं उसे गेम थी वो नहीं हारी थी, और एट द एंड वो फाइनल भी जीत गया। अब सीन ये हुआ, बादशाह बहुत एक हैरान हुआ कि ऐसा बंदा है कि जिसे वो कोई भी नहीं हरा सका, और वो बहुत खुश हुआ कि यार इस बंदे का वाकई आईक्यू जो है वो बहुत तेज़ है। तो उसने खुश होकर कहा कि जैसे पुराने ज़मानों में हुक्मरान जब बहुत खुश होते थे या बादशाह खुश होता तो कहता जी बताओ जी क्या मांगते तो यूजुअली ये होता था जब लोग बादशाह किसी बंदे को ऐसा कहता है तो आमतौर पर लोग जो है हीरे जवाहरात या कुछ पैसे या सोने के सिक्के जो होते थे उस ज़माने में, या कोई ज़मीन वगैरह मांग लेते थे। लेकिन उस दरवेश ने बड़ी, या कोई अनाज वगैरह एक पूरे साल के लिए 10 साल के लिए, लेकिन उस दरवेश ने बड़ा एक सीन अलहदा से रिक्वेस्ट की कि जो बादशाह भी सोचने में मजबूर हो गया। उसने ये किया कि बादशाह के सामने ये चेस बोर्ड इस तरह रख दिया, और उसने कहा बादशाह सलाम मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जस्ट जो है ये जो चेस बोर्ड है इसके ऊपर एक चावल का दाना रखें, 1 राइस सीड। मैं यहाँ पर किलोग्राम या ग्राम की बात नहीं कर रहा, जस्ट एक चावल का दाना, या आप ये समझ लें कि 1 ग्राम भी कह सकते हैं, बस स्टोरी तो दोनों लिहाज से चल सकती है। और उसके बाद आप हर इस चेस बोर्ड में मूव करते जाएं और इस चीज़ को डबल करते जाएं। जैसे एक ये दाना है तो इसका डबल क्या होगा 2, 2 है तो इसका डबल क्या होगा 4, 4 है तो इसका डबल क्या होगा 8। और इस तरह ये आप सारे चेस बोर्ड कंप्लीट कर दें पूरा इधर तक, और जब ये स्टार पे आप पहुंच जाएं तो जितनी तादाद या अमाउंट बनेगी उन चावल के दानों की या उन ग्राम्स की वो आपने मुझे दे देनी। अब अगर हम चेस बोर्ड को देखें तो देर आर 8
कॉलम्स, यानी कॉलम के अंदर हमारे पास 8 रोज कह सकते हैं, चलो ये 8 डब्बे हैं एक कॉलम में, मतलब 8 रोज हैं। और इसी तरह हमारे पास चेस बोर्ड में 8 कॉलम्स होते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल हमारे पास 64 बॉक्सेस होते हैं। तो उससे दरवेश ने कहा कि आपने जो चावल के दाने हैं इसको आप डबल करते जाएं या 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, और जब 64 बॉक्स तक पहुंचे तो जो अमाउंट बनेगी वो आपने मुझे दे देंगे। बादशाह बड़ा वो हैरान हुआ, बल्कि उसने इस किस्म की अपनी थोड़ी सी कह लें बेइज्जती महसूस की या तजलील महसूस की कि यार बंदा कोई शहनशाहों से मांगता हीरे जवाहरात कोई सोना, और तुमने मुझसे चावल के दाने मांग लिए, और वो भी ऐसी सिचुएशन डाली है कि एक दाना उसको डबल कर देंगे तो कितने कोई बनेंगे, ये तो बहुत एक थोड़ी अमाउंट। तो बादशाह ने उसके समझा ये बड़ा ही कोई, हालांकि इतना IQ वाला बंदा है, तो इसने तो कहना सादा लफ्ज़ों में को बोंगी मार दिया मुझसे मांगते, बंदे को दिल खुला करके या बड़ा करके मांगना चाहिए। लेकिन उसने शायद कैलकुलेशन नहीं की थी या उसने उस तरह से सोचा नहीं हुआ था। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि टोटल कितनी कोई अमाउंट बन जाएगी, कितने चावल के दाने बन जाएंगे जब हम 64 तक जाएंगे, एक गैस ही लगाना, 1000 लाख करोड़ कितने कोई तो बताना पसंद करेगा कि व्हाट इज द गैस, कि क्या कितनी कोई अमाउंट बन जाएगी चावलों की जब हम इस बॉक्स तक पहुंचेंगे, इस तरह सर्कल को कंटिन्यू करते हुए। एनीवन? सर 10 तक, 10 लाख। चल ओके जी, 10 लाख। इसके अलावा और कोई 30 करोड़? सर इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। ओके जी, 30 करोड़ हम कर लेते हैं। 5 बिलियन चल रहे हैं हम, बिलियन की टर्म्स में चले जाते हैं, तो 10 चले 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 5 मिलियन। चला जी, और इसके अलावा कोई स्टूडेंट जो मिलियन से ऊपर हो? सर बिलियन में भी कोई जा सकता है? सर बिलियन से भी ऊपर जाएगी अमाउंट, बिलियन से भी ऊपर जाएगी, एज बिलियन से ऊपर यस सर, आती है एज ट्रिलियन, एज आई थिंक सर क्विंटिलियंस में जाएगी। आई थिंक सो कि ट्रिलियन से भी ऊपर जाएगी। 2 या 3? 2 ट्रिलियन का लेते हैं, 3 ट्रिलियन का लेते हैं। जिलियन कितने करें? 5 जिलियन का लेते हैं। चलो दैट्स इनफ, ये मैक्सिमम हाथ है ना। तब हम चलते हैं इधर इसकी फॉर्मूलेशन में, हमें समझ आ गई कि जो भी वैल्यू है उसे आपने मल्टीप्लाई करते जाना। तो 2 8 10 16, 16 2 32, ओके फाइन 32, ये तो हम ज़बानी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उस ज़माने में तो पता नहीं कैलकुलेटर्स होते या थे या नहीं, बहरहाल वो भी कुछ ज़बानी से नहीं कैलकुलेशन करते होंगे। तो 64 के बाद आता है 128 एंड देन 256, ये तो चले हमें ज़बानी याद है, एंड देन 512 बनता है, एंड देन 1024। और अगर हम देखें ना जो कंप्यूटर की रैम्स वगैरह होती हैं, आप लोग तो चलो सीधा 4 GB या 10 GB पे चले गए, तो शुरू में ये था 256 की रैम, फिर 512 की रैम, फिर 1 GB रैम जो हम कहते हैं, एक्चुअली इट इज़ 1024 जो है उसकी बनती है कैपेसिटी बाइट्स के लिहाज से। तो एनी मूविंग टू नेक्स्ट, इसके बाद बनता है जी 2048, ओके फाइन। उसके बाद क्या बनेगा जी? अब तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे तो ज़ुबानी भी नहीं याद रह रहा। दिस इज 4000 आई थिंक, हाँ 4096, एंड देन आई थिंक 8192, या हाँ 8192, देन 16,382 384, हाँ तो 16 तक पहुंच गया। उसके बाद कुछ 32,000 समथिंग होगा, 2 4 बार 8 16 1 768 हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। then Okay, what will be the next? 65,000 536। तो चलो ये मैं यहाँ से आगे तो लाख से ऊपर चला जाएगा। तो मतलब दिस वैल्यू ये कितने लाख बनती है? 1,31,072 072 है वाली। हाँ ये चलें जी,
तो बहरहाल एक ये मैंने आपको जस्ट एक जनरल यहाँ तक हम जुबानी कैलकुलेट कर सकते, आगे हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर चले कि 1.25 लाख है तो आगे तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर चला जाएगा गेम, और फिर 2.5 लाख है तो आगे वो तकरीबन 5 लाख से ऊपर चला जाएगा, और 10 लाख हमारा इधर कवर अप हो जाएगा। तो जो ये सीन है ये तो होगा क्रॉस, पहले तीसरी रो में। अभी तो हमने ऊपर जाना है, अभी तो हमारे डब्बे जो हैं कितने कंप्लीट हुए हैं, तकरीबन कह लें 16, 17, 18, 19, 20 और 21। इसके एंड बाद पे हमारे आपकी अमाउंट वो है 9.23 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 18। अच्छा, ये हमने कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया कि हम 2 की पावर 64 कर रहे हैं। एक्चुअली ये यहाँ पर जो है अगर हम ये 1 को देखें ना तो इट इज़, ये इन्होंने फार्मूला यूज़ किया 2 की पावर 1 n, तो दिस n इज 0, तो मीन हमें जाना है एक्चुअली 2 की पावर 63 तक, ठीक है। जो एक्चुअल हमने फाइंड आउट करना है, दिस इज आवर नेट वैल्यू। लेकिन उस जमाने में ये इतना बड़े कैलकुलेटर्स तो नहीं होते थे, वो जो बैकस होता था वो भी चले इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर टाइम ज़ाया नहीं करता, जस्ट आपको यहाँ पर बताना था कि ये जो जितने भी हमारे इनिशियल गैस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये टेबल बनाया है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 63 तक जा रहा है, जो कि हमारा लास्ट स्टार्ट पॉइंट था, ठीक है। तो दिस इज इट। तो शुरू में देखें वैल्यूज छोटी हैं लेकिन आस्ते आस्ते बढ़ने शुरू हो गई हैं। तो जब हम तकरीबन क्या लें 2 रोज क्रॉस कर गए और तीसरी रो में स्टार्ट हुआ तो हमारा ये मिलियन शुरू हो गया। तो जो फर्स्ट कामा है ये हमारा जाता है 1000 के लिए, और सेकंड कामा जो होता है इट इज़ फॉर मिलियन। और उसके बाद जब हम थोड़ा मूव करते गए और 30th जब हम बॉक्स पे पहुंचे तो हमारा जो है मिलियन भी क्रॉस हो गया, वही वर अबाउट बिलियन। एंड देन उसके बाद हमने कोई तुक्का लगाया था कि भाई ट्रिलियन तक भी जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि चौथा कामा कहाँ पर आता है, तो वो 40 बॉक्स के ऊपर तकरीबन कह लें कि 5th रो का एंड था, तो उधर हमारे पास ट्रिलियन भी आ गया और अभी हमारे पास 3 रोज बाकी थी। एंड देन इस तरह मूव आके करते गए तो तकरीबन 50th बॉक्स के ऊपर ट्रिलियन भी ख़त्म हो गया एंड वी गॉट जिलियन। एंड जब 60th बॉक्स था जिलियन से भी आगे चला गया। और ये एक ऐसी वैल्यूज हैं जो कि कैलकुलेटर एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। अगर जो स्टूडेंट कैलकुलेट करती कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप 63 पे देखें तो आपका आंसर और इसके आंसर में थोड़ा सा फ़र्क होगा कि जो एंड वाले वैल्यूज हैं ये आपको वो नहीं शो हो रही होंगी, उसे 10 की पावर की फॉर्म में लिखती है। अब ये जिलियन और मतलब ये तो कितना ही बन जाता है, 1000 मिलियन होता है 10 की पावर 6, बिलियन होता है 10 की पावर 9, ट्रिलियन होता है 10 की पावर 12, उसके बाद जिलियन आ जाता है 10 की पावर 15, और जिलियन से ऊपर पता नहीं क्या होता है वो बन रहा है 10 की पावर 18, यानी कि एक के बाद 18 जीरोस। इतनी बड़ी वैल्यू अगर हम से समझते हैं कि एक बोरी के अंदर कोई लाख 2 लाख 5 लाख चावल भी आ जाता है तो ये तो पूरे मुल्क का अनाज ही खत्म कर देता है। तो बादशाह जो है उसे बाद में बड़ी हैरत हुई कि जब उसके सारे जो वो कैलकुलेशन करने वाले या वजीर मुशरा थे, मशीर थे, जब उन्होंने 64th बॉक्स तक जाने की कोशिश की तो वो तो इससे पहले ही खत्म हो गए, उनकी कैलकुलेशंस में टाइम लगना शुरू हो गया, चावल तो दूर की बात थी। तो उसके बाद जो बादशाह था वो दोबारा गर्विदा हो कि ये बंदा जो है ये कोई आम नहीं है, एक बहुत बड़ा हाई आईक्यू वाला बंदा, और उसने उसको शहजादे के लिए पहले सिलेक्ट किया था लेकिन अब उसके दिल में और जगह मांगी और उससे वो थोड़ी सी शर्मिंदगी भी फील हुई कि पहले मैंने से हकारत की नज़र से क्यों देखा कि यार ये मुझे मांग क्या रहा। तो एक्चुअली जो था वो उस दरवेश ने जो है वो या वो टीचर कह लें उसने थोड़ा सा बादशाह के ऊपर एक अपनी जो आईक्यू लेवल है या अपनी जो स्किल है उसका एक और इम्प्रेशन भी डाला और उसके बाद बादशाह ने कुछ और उससे कहा होना, वो बाकी स्टोरी एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर यह है कि कोई भी चीज़ जो है ये जो हाई आईक्यू वाले बंदे हैं उनको आपको इतना मतलब बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए जिस तरह बादशाह ने समझा था। दिस इज़ अ थिंग। और यहाँ पर एक चीज़ और जो हम देखें तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं, ये जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं या जो ये जो हमारा चेस गेम के अंदर जो बॉक्सेस के अंदर नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं एक खास पैटर्न में आ रहे हैं, एक खास तरतीब से आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं एक खास सीक्वेंस में आ रहे हैं। हर कोई जो है एक खास सीक्वेंस में आ रहा है और इसके पीछे जो कोई ना कोई फॉर्मुलेशन है, कोई ना कोई पैटर्न है। जैसे यहाँ पर हम अगर देखें तो ये 2 की पावर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर नंबर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम जनरली जो है मैथमेटिकल टर्म में एक फार्मूले से भी रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। तो दिस इज अ सीक्वेंस, और ये एक स्टोरी थी एक सीक्वेंस के लिहाज से जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज अ सीक्वेंस, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। अच्छा, तो आज हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो वैसे तो सीक्वेंस कोई भी नंबर्स का एक सेट हो सकता है जिसमें कोई डेफिनेट पैटर्न या कोई उसमें ऑर्डर पाया जा रहा होता है, और सीक्वेंस के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रोग्रेशन। तो अगर हम मैथ के टर्म्स में सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस जो है ये एक स्पेशल टाइप होती है फंक्शन की, जिसकी जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर्स का सबसेट होता है। तो इससे पहले अगर हम फंक्शन को रिव्यू कर लें कि फंक्शन क्या था, इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो फंक्शन जो है ये किसी भी दो सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता था, जिसमें सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स थे वो एक ही दफ़ा इंगेज्ड होते थे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, और सेट ए के एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते थे और सेट बी के एलिमेंट्स को को डोमेन। तो जैसा कि बताया कि सीक्वेंस जो है ये भी फंक्शन की एक स्पेशलाइज्ड टाइप है। तो लेकिन इसमें ये होता है कि जो डोमेन है वो ज़्यादातर सबसेट होती है नेचुरल नंबर्स का, यानी 1 2 3 इससे ज़्यादा ये नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करती है। लेकिन कभी कभी इसके अंदर होल नंबर्स भी आ जाते हैं, यानी ये 0 से भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी होती है डोमेन। अब जो इसकी कोड डोमेन होती है, यानी जिसके अंदर हमारे पास कोड डोमेन इसकी ऐसे होती है जो कि सबसेट होती है रियल नंबर्स का, यानी इसमें इंटीजर्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते थे वो भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं इसकी कोड डोमेन में। अब इसकी कोड डोमेन के जितने भी इमेज होंगे, यानी वो एलिमेंट्स जो सेट ए के साथ रिलेशनशिप में है, वो जो है उनको हम सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि उनमें हमारे पास हमें कोई डेफिनेट पैटर्न मिलता है। तो ये इधर मैंने जैसे बताया हुआ है कि डोमेन जो है वो सबसेट होती है नेचुरल नंबर्स का, और इसकी जो इमेज होती है या कोड डोमेन होती है वो सबसेट होती है रियल नंबर्स का। और सीक्वेंस को हम लेटर से इंडिकेट करते हैं, जैसे ए बी सी वगैरह। और अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स जो हैं डोमेन में जो है, अगर नेचुरल नंबर हमारे पास 1 है और कोड डोमेन में हमारे पास कोई भी आ रहा है मेंबर, जैसे फर्स्ट वाला है 3, तो इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो n में हमारे पास डोमेन में कोई भी नंबर आ रहा है 2, और जो कोड डोमेन का दूसरा एलिमेंट होगा उसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह इनके दरमियान एक 1-to-1 रिलेशनशिप आ जाता है। तो ये एक फंक्शन की टाइप थी 1-to-1 फंक्शन। तो सीक्वेंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक फाइनाइट होती है और एक इनफाइनाइट होती है। अब फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होती है? वो एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म मौजूद होता है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें डोमेन जो हमारे पास होती है वो फाइनाइट होती है, यानी वो ख़त्म हो रही होती है, हमें एंड टर्म का पता होता है। जैसे ये इधर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है सीक्वेंस की 1 3 5, इस तरह ये 7 9 चलती जा रही है और 21 पे ख़त्म हो रही है, तो इसलिए ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हमारे पास हमें लास्ट टर्म का नहीं पता होता कि ये किधर जाके ख़त्म हो रही है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें हमारे पास जो डोमेन है उसका हमें नहीं पता होता कि वो किधर जाके ख़त्म होगी, उसका लास्ट टर्म हमें नहीं पता होता। रोल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब हम मौका देते हैं आगे। आपने बड़े अच्छे से शुरू में बताया कि व्हाट इज द सीक्वेंस एंड व्हाट इज रिलेशन विद अ फंक्शन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फंक्शन, वी कैन से दैट कि उसका सबसेट है। एक खास टाइप ऑफ फंक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स हो या उसका कोई सबसेट हो, और जो रेंज है दैट विल बी एनीथिंग। मेनली ज़्यादातर इंटीजर्स होते हैं, लेकिन बहुत बार डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। तो हम जनरली कहते हैं कि जो हमारी कोड डोमेन है दैट विल बी रियल नंबर्स, या इमेजेस जो हैं दैट विल बी रियल नंबर्स। और इसके साथ इन्होंने एक वैलिड पॉइंट ये भी बता दिया कि जो सीक्वेंस वाला फंक्शन होता है इट इज़ ऑलवेज 1-to-1। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। वेल गुड, थैंक यू वेरी मच। अब हम रोल नंबर जो 29 है, जो सेकंड प्लेस पे हैं, जनरल, उनसे पूछते हैं कि जी सीक्वेंस को जैसे उन्होंने बताया कि हम ABC से लिखते हैं, तो उसका जनरल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, या कोई वो जो डिस्कशन है थोड़ी सी आगे आप उसको लेकर कंटिन्यू करें। 1 1 5 10 और 16। 10 और 15 16, ठीक है, फाइन। अब ये हमारे पास गिवन नंबर है, अब हम इनको कहते हैं कि ये सीक्वेंस है। अब हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस किस तरह है, कि अगर हम गौर करें तो 1 और 5 के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है 4, ठीक है। 5 और 10 के दरमियान करें तो वो 5 का डिफरेंस है,
10 और 16 के दरमियान करें तो वो 6 का डिफरेंस है। तो ये एक सीक्वेंस में जा रहा है। 1 और 5 में 4 का है, 5 और 10 में हमारे पास 5 का है, 10 और 16 में 6 का है। अब हमें पता चल रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें ऑब्वियसली 7 का डिफरेंस होगा। तो जो 16 के बाद टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, 23। ठीक है, अब 23 के बाद जो होगा वो हमारे पास 8 का डिफरेंस होगा, उसमें 8 प्लस करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी हमने वो लिख देनी। तो ये एक डेफिनेट रूल जो है वो उसको फॉलो कर रही है, इसलिए ये हमारे पास सीक्वेंस है। चलिए गुड, लेट्स से इसका नाम जो है दिस इज ए। ओके, तो ये जो 1 5 है इनको क्या कहते हैं? इट इज द व्हाट इज कॉल्ड द, ये क्या बनते हैं सीक्वेंस के? मतलब अगर हम कहें कि 1 क्या है, या 5 क्या है, या 10 क्या है? ये हमारे पास डोमेन होगी ना? नो, दीज आर द इमेजेस। और डोमेन नहीं तो नहीं, नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। हाँ, मतलब इन्हें हम मेंबर्स कह सकते हैं ना। यूजुअली तो जो इमेजेस आते हैं हम कहते हैं इमेजेस ऑफ ए फंक्शन। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है, तो दिस इज चूंकि सीक्वेंस है तो ये ऑर्डर वाइज आ रहा है, तो वी कैन से दैट इज द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इस तरह है ना। दिस इज फर्स्ट टर्म एंड 5 इज द सेकंड टर्म। और सीक्वेंस की टर्म्स को लिखने के लिए कोई फार्मूला, वो एक सिंबल भी होता है कोई? यस सर, करली ब्रैकेट्स में एन लिखते हैं, या फिर आप वो ओके, या फिर हम उसको सब्सक्रिप्ट में लिख वो सकते जो हैं एक साइन होता है लाइक दिस लेस वाला भी और A1। ग्रेटर का भी लगा के ना, तो उसके दरमियान में एन। हाँ चले, वो भी है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में करें तो जो सीक्वेंस होता है ना उसी के ऊपर जो नीचे उसकी टर्म होती है उसका नंबर लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो दिस इज फर्स्ट टर्म व्हिच इज कॉल्ड A1, सेकंड टर्म व्हिच इज कॉल्ड A2 क्योंकि आगे फॉर्मूलेशन में यूज होगी, थर्ड टर्म व्हिच इज कॉल्ड A3 एंड द नेक्स्ट इज A4, दिस इज फोर्थ टर्म एंड दिस इज फिफ्थ टर्म। चलिए गुड, कोई एक और एग्जांपल ना कर लें? कोई आपके माइंड में है कोई सेकंड एग्जांपल जो यस सर है। मजीद हम चलें वो मुझे बता दें। लेट्स, उसका नाम है B। 3 6 ओके, 3 6 12 12 24 ओके 24 48। एंड 48। ठीक है, जो फर्स्ट वाली एग्जांपल थी उसमें तो डिफरेंस आ रहा था। अब ये अगर हम इस पे गौर करें तो ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन चल रही है, जैसे वो चेस वाले बोर्ड में थे, ये भी ऐसे ही है ठीक है, कि अगर हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, 2 के साथ ठीक किया। है, अब हम अगर 6 को 2 के साथ करें तो 12 आ रहा है। 12 को 2 के साथ करें तो वो हमारे पास 24 आ रहा है। 24 को भी 2 के साथ किया तो 48। अब हमें नेक्स्ट पता है कि ये सब 2 के साथ मल्टीप्लाई एक टेबल की फॉर्म में चल रहे हैं, तो 48 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। 96 आएगा, आगे उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी हम लिख देंगे। तो ये भी एक सीक्वेंस में चल रही है, डेफिनेट रूल फॉलो कर रही है। ओके फाइन। और कोई एक ऐसी एग्जांपल दे दें जिसमें कोई डेफिनेट रूल ना बनता हो, या जिसमें हमारे लिए प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाए, या हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ सीक्वेंस। चलो जी, सॉरी 4 लिखे सर 0 13 या वैसे ही बता दो। ठीक है, 13 25 25 5 सिंपल 5 2 2 97 97 एंड सो ऑन। अब इसको अगर हम देखें तो कोई भी बंदा जो इसको इजीली अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसमें तो 13 का डिफरेंस है, फिर 12 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आगे एकदम ही जंप लगा के 20 का डिफरेंस हो गया, फिर 3 का डिफरेंस हो गया। तो ये कुछ सीक्वेंस समझ नहीं आ रही कि भाई हो क्या रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, ये एक सर्टेन डेफिनेट रूल को फॉलो नहीं कर रही। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर लगा, अब पॉजिटिव नंबर चाह रहे हैं और एकदम नेगेटिव आ गए, ये भी नहीं समझ आ रही। तो इसलिए ये जो है ये सीक्वेंस नहीं है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। रोल नंबर 29 जी जन। ओके गुड। अब हम नेक्स्ट पूछते हैं कि कोई भी हमारे पास इस तरह नंबर्स आ जाए, वी कैन आइडेंटिफाई कि ये सीक्वेंस है। क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ 81 से, सोमिया से। सोमिया ये बताएं कि
कि अगर हम सीक्वेंस को एक जनरल फार्मूला की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये तो हमने खुद से अंदाजे लगाए, बेशक हम मैथमेटिकली चल रहे हैं, लेकिन कोई एक फार्मूला होना चाहिए ना, जैसे फंक्शन का फार्मूला होता है। तो आप कोई ऐसी सीक्वेंस एग्जांपल ले लें, बेशक मुश्किल है थोड़ी सी, इजी वन, एडिशन वन निकाल सकते हैं आप, लेकिन एक सीक्वेंस आप नंबर्स बताएं और फिर उसका फार्मूला आप बनाएं ताकि हमारे लिए वो यूजेज आसान हो जाए। सर टर्म्स के लिए मतलब सर टर्म्स के लिए जो होगा, जी बिल्कुल, टर्म्स के लिए वो फार्मूला। टर्म का जो जनरल फार्मूला था वो सीक्वेंस का ही फार्मूला यस सर। कहलाता है। मेरा क्वेश्चन ये है सोम्या आपसे कि देखें, दिस इज अ टर्म 2 4 6 8 and 10 and 12 and so on, जैसे जन्नत ने बताया कि we can easily find out the difference कि भाई ये तो इसमें 2 ऐड हो रहा है, so this is 2, this is 2 and this is 2, और यस सर। ठीक है, if I want to write the formula an in terms of n, ठीक है, तो मैंने अगर इसको फर्स्ट टर्म को निकालना होगा तो what will I write, और सेकंड टर्म निकालना होगा तो what can I write the formula? सर वो फिर ये होगा कि जो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब अगर फर्स्ट टर्म को निकालना है तो जो सेकंड टर्म होगी उसमें से वो माइनस, बल्कि थर्ड होगी उसमें से सेकंड को माइनस। ठीक है, चले हम इसका कर लेते हैं। a1 is equal to and then a2 will be the 4, ये हम टर्म्स लिख रहे हैं ना, which can be written as 2 multiplied by 2, ठीक हो गया? यस सर। और a3 is equal to 6, which can be written as 2 multiplied by 3। जब भी ये बाकी सब के लिए भी है कि जब भी आपने कोई फार्मूला बनाना हो, ठीक है, तो ये जो नीचे इंडेक्स आ रहा है ना टर्म का, उसको कहीं ना कहीं पर लेके आना होता है ताकि उसकी जगह पर हम जनरली n सब्स्टिट्यूट कर सकें। यस सर। हाँ, जैसे आपने भी कहा कि लेट्स से वी हैव राइट a4, यहाँ पर 8 आ जाएगा, एंड चूंकि मुझे यहाँ पर 4 चाहिए तो पहले तो 4 लिखूंगा ना, इधर कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये तो 8 है तो 2 4 द 8। नाउ इफ आई राइट an, तो इट मेक सेंस कि जो है जो भी nth टर्म होगी वो तो आएगी इधर, और दिस विल बी 2। तो आई कैन राइट an is equal to 2n, दिस इज माय फार्मूला। ये आपने फार्मूला जनरेट कर लिया। अब आपसे अगर कहा जाए कि भाई, और साथ में लिख दूंगा कि n belongs to natural numbers या n is greater than equal to 1, ये इसमें लिखने की जरूरत है। तब इसका इस फार्मूले का हमें फायदा क्या हुआ? चलें ये मुझे बता दें आप, ये थोड़ा सा मैंने पहले बता दिया लेकिन फिर भी चलें आप रिपीट कर कि फार्मूला बनाने का वो ये फायदा होगा कि हम डायरेक्ट जो है जोन सी टर्म हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है, जोन सी भी रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सारा जो सीक्वेंस के अंदर प्रोग्रेशन है, से फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें कहती हूँ कि मुझे 99th टर्म मुझे बताएं आप, तो वो हम क्या या सब कुछ मतलब बार बार ऐड तो नहीं इतना लंबा कर सकते ना, तो वो फिर कि मैं इधर 14 लिखूं फिर 16 एंड सो ऑन, तो कितना वो लिखूंगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसकी वजह से जो हमने फार्मूला डिराइव कर लिया है हम उसी को अगर यूज करें और 2 into 99 कर दें तो वो फिर जो भी आंसर आएगा। हाँ, तो मैं जस्ट क्या करूंगा कि मैं फार्मूले के अंदर n की जगह पर 99 लिखूंगा और राइट साइड पे भी 2 multiply by 99। Yes, this will be my answer, 2 8 the 18 and 198। this is the exact thing। ये मैं सारी क्लास को बताना। तो यहाँ से हमने ये लर्निंग की कि एक तो हमारे पास कोई सीक्वेंस आ गई, फॉर एग्जांपल नंबर्स गिवन है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द पैटर्न, हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम उससे आगे नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं वो जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके गुड। सेकंड वे क्या है सीक्वेंस को लिखने का, कि आप फार्मूला लिखें। फार्मूला किस तरह लिखा जाता है? an की फॉर्म में, ठीक है, और इसके अंदर आपसे कहा जाता है कि भाई 10th टर्म निकालें तो स्टार्ट या 12th टर्म निकालें तो स्टार्ट के हम प्रोग्रेशन में गिनते जाएंगे, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड सो ऑन। मैं डायरेक्ट जो है जंप लगाकर जो मेरी रिक्वायर्ड टर्म है उधर तक चला जाऊंगा, दिस इज इट। लेकिन ये फार्मूला जो अभी आपने इसके बारे में नहीं घबराना कि हो ये फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, फार्मूलाज आपको गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल आई आस्क जी, so we have
an sequence which is, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपके पास नेचुरल नंबर्स ही हैं, it can be decimal or fraction numbers, 3n over 2 plus 1. और मैं सौम्या से पूछता हूँ कि what will be the 10th term? ठीक हो गया? यस सर। सौम्या इसका आंसर बताएं क्या होगा जी? सर 3 into 10 ठीक है, over 2 और +1 होल +1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 30 over 2 और वो बनेगा ये से 5, 15 + 1 is equals to 16। so this is it. सर यस सर, हम डायरेक्ट ये यहाँ तक हमने सीख लिया। चलो, थैंक यू वेरी मच सौम्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि जिसमें एक ऐसा रूल सेट हो जाता है जो कि इंटायर सीक्वेंस के लिए जो है वो रूल बनता है। जैसे कि हमने एक सीक्वेंस दिया तो उसके दरमियान जो डिफरेंसेस होंगे, जो गैप्स होंगे, वो इंटायर सीक्वेंस के लिए सेम ही रहेंगे या कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज ना करें। उस ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि n-a n-1, ये जो है ये डिफरेंस का फार्मूला है। ये जो डिफरेंस है ये थ्रू आउट द सीक्वेंस जो है वो सेम रहे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक रियल एग्जांपल ले लें, n को हम 2 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इससे हम एक डिफरेंस का फार्मूला बनाएंगे, d = a2 - a1। फिर हम n को जो है वो 3 के इक्वल ले लेते हैं तो वो a3 - a2 बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम n को 4 के इक्वल ले लें तो a4 - a3 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसमें देखें तो गैप्स जो हैं वो हमारे पास थ्रू आउट द सीक्वेंस जो है वो सेम आ रहे हैं। तो इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि इसके दरमियान जो गैप है वो सिर्फ ओनली 1 डिजिट का आ रहा है, तो हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। आगे हम इसका फार्मूला ड्राइव कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी कि इसका फार्मूला कैसे डिराइव होता है। सबसे पहले पहली टर्म देखें तो a1 जो है वो a1 ही रहेगी, ठीक है। a2 को a1 + 1 और इसके साथ 1 कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे और a3 जो है वो a2 + 1d हो जाएगी और a2 की हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a3 की जो है वो सीक्वेंस आ जाएगा। इसी तरह a4 के साथ है। अब हमने इसका जनरल फार्मूला निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ये भी इसी डिफरेंस के फार्मूले से हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला निकालेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है a2 = a1 + 1d, तो इंडेक्स में 2 है और डिफरेंस के साथ जो है वो 1 है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं a2 = a1 + 2 - 1d। तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह a3 के साथ है, a3 में जो है वो इंडेक्स में 3 है जबकि जो वो डिफरेंस के साथ 2 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a3 = a1 + 3 - 1d। इसी तरह 4 के साथ है और इसी तरह हम इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे an = a1 + n-1d, जो कि इसका जनरल फार्मूला बनेगा। और इस तरह हम जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल फार्मूला वो डिराइव करते हैं और इस तरह हमें आई थिंक ज़्यादा समझ आ सकती है कि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला कैसे डिराइव किया एक डिफरेंस के फार्मूले से। Good afternoon, everyone. My name is Miriam Sohail and my roll number is 93. For sequences, we can notice, such as in this sequence, we see 3, 5, 7, 9, 11. The things we should notice are that the list, it's in a list form and it is separated by commas. Then we see 3, 5, 7. These are numbers, but they are known in a sequence as terms. Now we see that n is equal to 1, we see, and n is equal to 2. Well, these are the notation which tells us the order in which our sequence or term, in the sequence, the term exists. And then we have above a1, a2, which is the subscript, which tells us the value of our term. So let's say we have to determine an unknown term. For that, we will find first the common difference. Now, in this case, we see 3, 5, 7, 5 - 3, 7 - 5. We see the common difference is 2. So the difference would be
in the next term is +2, so 2 we can write it as. But it doesn't has to be the case in every single sequence, but in the example it is such case. Now we want to find, let's say, the sixth term, which isn't written here. For sixth term in arithmetic, we have the formula an is equal to a1 plus n minus 1 and d. Now we must see the values which we need to fill into this formula. A1 we can see is 3. Then since it's the sixth term, so n is equal to 6, and then common difference in this equation is 2. By putting values into the formula, we get 3 plus 6 bracket 6 minus 1, 2, and our answer will become 13. Let's say we have to find the 20th term. A is equal to 20. So I would say that for 20th term, we could say 3 plus 20 minus 1 times 2. 19 times 2 is equal to 38. Plus 3 is equal to 41. So A20, the 20th term, is equal to 41. Okay, जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहूँ कि दिस सीक्वेंस let's say 3, 5 and 7, ठीक है, ये एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या सीक्वेंस जो है, इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है. और अगर कहा जाए कि जी 49 ये जो नंबर है, ये सीक्वेंस के कौन सी टर्म बनती है, विच टर्म जो है वो 49 का इक्वल है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. लेट्स इसका नाम जो है ए है. तो ये सीक्वेंस आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये जो 49 है ये इसकी कौन सी टर्म बनती है. तो देयर आर टू क्वेश्चन. पहले वाले जैसे अभी मरियम ने बताया कि हमारे पास फार्मूला होता है, वी कैन फाइंड आउट कि जी 10th टर्म कौन सी है, 15th टर्म कौन सी है. अब ये सिचुएशन थोड़ी सी दूसरी आ गई कि हमारे पास नंबर गिवन है, वो जो फाइंड आउट करना था. अब हमने देखना है कि ये कौन सी टर्म बनती है. वी हैव टू फाइंड द एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कोई इसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताएंगी. सर आपने क्वेश्चन किया था कि हमारे पास सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस 3, 5, 7 अप टू 49. सो हमने उसमें जो टर्म 49 है उसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि ये कौन सी टर्म है. ठीक है, तो इसमें हमें एन की वैल्यू गिवन है यानी कि 49, और उसके अलावा हमने क्योंकि टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है तो इसलिए एन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, और फार्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एन की जगह पे 49, फर्स्ट टर्म की जगह पे 3 एंड प्लस इंटू एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आ रहा है क्योंकि 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 आता है, 7 में से 5 को माइनस करें तो भी 2 आता है, एंड अप टू 49 यही हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा. तो उसके बाद हम 3 इस साइड पे पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. 49 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 46 आ जाएगा, एंड देन उसके बाद हमारे पास दूसरी साइड पर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. जब डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 23. यहाँ पे अब n माइनस 1 में जो माइनस 1 है वो इस साइड पे आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा और हमारे पास n की वैल्यू 24 आ जाएगी. यानी कि ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसमें जो 49 है उसकी जो पोजीशन है वो 24th टर्म है. चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त. रोल नंबर 13 आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया. इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नायाब, और नायाब ने बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छे तरीके से बता दिया. तो एक ही सेम ही फार्मूला है और उसके ज़रिए हम मल्टीपल चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम एन की वैल्यू गिवन है तो वी कैन फाइंड ए एन. अगर हमारे पास ए एन की वैल्यू है तो वी कैन फाइंड द nth टर्म. और अगर हमारे पास से 2 टर्म्स गिवन है तो वी कैन फाइंड द डिफरेंस डी. तो दिस इज इट. सर आई हैव ए कंफ्यूजन कि हमारे पास जितने भी सीक्वेंस होते हैं इनमें जितनी भी अंदर मींस दैट इसकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, सबके लिए ऑर्डर सेम अप्लाई होता है. बट एक यहाँ पे एक सीक्वेंस आया हुआ है वो अल्टरनेटिव वाला. बिल्कुल उसमें है कि मींस दैट के 0 1 0 1 मींस दैट के दिस इज अ सीक्वेंस. तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? मींस दैट कि इसको अरिथमेटिक के लिहाज से अगर किया उससे भी ये फाइंड नहीं हो रहा, ज्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा. ओके 115 मैं आप क्वेश्चन जरा आप बताएं, सीक्वेंस बताएं.
जहाँ तक मुझे समझ आया, आप कह रहे हैं कि हर सीक्वेंस का कोई ना कोई एक पैटर्न होता है जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो पूरे एडिशन, जो मल्टीप्लिकेशन, उसका ऑर्डर जिसको होता है, फॉलो एक करते हैं। ऑर्डर है, वो मींस दैट कि उसके सारे टर्म्स में हमने जो सी भी उसकी टर्म फाइंड करनी, सबके लिए ऑर्डर सेम होता है। Okay, so what is the question? Okay, we have some numbers. 0 1 0 1 0 1 0 1, ये आगे ऐसे कंटिन्यू होगा, यही रिपीट हो रहा है ना? तो यहाँ से हम इसका पैटर्न नहीं समझ सकते कि भाई the next number will be 0 and the next number will be 1 like this. बट इसका ऑर्डर क्या होगा? मींस दैट कि अगर हम 0 के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मूला ये क्या फर्स्ट होगा? क्योंकि वो अगर हम 1 देखें उसमें तो हमने 1 प्लस कर लिया ना, 0 में 1 प्लस किया तो हमारे पास सेकंड टर्म आ गई है, बट थर्ड में वो फिर माइनस हो रहा है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर सीक्वेंस का जो फॉर्मूला है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंसेस। जैसे आपने अभी पढ़ा अरिथमेटिक, ऐसी सीक्वेंसेस जिसमें एडिशन फिक्स हो, वी कॉल इट अरिथमेटिक प्रोसेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हमने इसके लिहाज से वो फॉर्मुलेशन कर ली और इसका फार्मूलाज बना लिए। इसी तरह कुछ टर्म्स होते हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन होती है, या दो टर्म्स का जो कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं उनकी रेशियो सेम होती है। इनको अगर हम डिवाइड करें नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से तो वो आंसर सेम आता है। तो दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। लेकिन हर, और कुछ जो पावर की फॉर्म में होती हैं, जैसे एक ने एग्जांपल भी बताई थी, वो पावर की फॉर्म में थी। तो हर एक का फार्मूला बनाया जा सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो एक स्पेसिफिक टाइप का ही बने। जैसे यहाँ से अगर हमें अंदाज़ा होगा कि नेक्स्ट 0 1 ही बन रहा है, दैट मीन इसका फार्मूला बनाया जा सकता है। तो दिस इज अ थिंग कि इट इज़ शोइंग अस 0 1, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ रिमाइंडर फंक्शन। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू an इज इक्वल टू रिमाइंडर से n की वैल्यू 1 है, तो वी कैन राइट n माइनस 1 कामा 2। तो आप जस्ट a1 पुट करें, इसके बहुत से फार्मूलाज बन सकते हैं। तो 1 कामा 2 का a का तो रिमाइंडर क्या बनता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, सॉरी। तो 0 कामा 2 आंसर 0। ओके जी, आई राइट a4 फॉर एग्जांपल। तो 4 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कुछ नहीं बनता, चूंकि ये इवन नंबर है, तो इट्स आंसर इज 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। सॉरी, ये 5 बनता है, मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम 5 में -1 करेंगे तो दैट विल बिकम 4। तो ये फार्मूला बन सकता है। Second formula can be written in the form of 1 plus -1 whole power n whole divided by 2. So when we put n is equal to 1, it will become 1 plus -1 whole power 1 whole divided by 2, which will result in the form of 0. Similarly, for n is equal to 2, we will get 1 plus -1 की power 2 divided by 2, which will result equal to 1. So for all odd numbers, it will give us the value 0, and for even numbers, it will result in 1. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।